नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक में खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज जिस ब्रेकिंग से हम शुरुआत करने वाले हैं वो है केंद्र और दिल्ली के बीच में। दरअसल केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच में टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल सिंगापुर दौरे के बाद, जो सिंगापुर दौरे को रद्द किया गया, उसके बाद दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश एलजी ने कर दी है। एलजी ने कदम जो है मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उठाया है और यह दावा किया है कि रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की गई। यही नहीं, लाइसेंस लेने वालों को अवैध तौर पर फायदा पहुंचाया गया। सबसे बड़ा आरोप तो यह लगाया गया कि जब कोरोना की वजह से कारोबार बंद हो रहे थे, लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, तब दिल्ली सरकार ने लोगों की आर्थिक मदद नहीं की और रिश्वत कमीशन के बदले 144 करोड़ से ज्यादा की लाइसेंस फीस को माफ कर दिया। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है और ये तमाम आरोप एलजी की तरफ से लगाए गए हैं। सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। नई एक्साइज पॉलिसी का सीबीआई जांच सिफारिश की गई है। आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, उन पर ये गंभीर बड़े आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप क्योंकि एलजी की तरफ से जब मांग की गई है सीबीआई की जांच की जाए तो ये अपने आप में गंभीर हो जाते हैं। आपको एक बार फिर बता दें, an answer stating that in the last 6 years government of India has collected more than 16 lakh crore rupees on account of levies in terms of excise duty on petrol and diesel. Petrol and diesel are commodities which directly or indirectly impact every person's life. And every commodity that you and I buy in our day-to-day life, it has a cascading impact. Any increase in petrol and diesel has a cascading impact on inflation, on all commodities. तो आबकारी नीति को लेकर एलजी ने आरोप लगाया। राघव चड्ढा फिलहाल पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी के नाम पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन एलजी ने जो कदम उठाया है वो मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उठाया है और यह दावा है कि रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की गई। यही नहीं, लाइसेंस लेने वालों को अवैध तौर पर फायदा पहुंचाया गया। सबसे बड़ा तो आरोप यह लगाया गया कि कोरोना में लोगों की मदद नहीं की गई, शहर छोड़कर लोग जा रहे थे, तब दिल्ली सरकार लोगों की मदद करने के बजाय रिश्वत और कमीशन के बदले 144 करोड़ से ज्यादा की लाइसेंस फीस को माफ कर रही थी। यह खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। जरा सुनिए, सौरभ भारद्वाज और बीजेपी आमने सामने हैं, यानी आम आदमी पार्टी बीजेपी अब आरोप प्रत्यारोप के दौर में इस पर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। अपने देश के सर्वाधिक जाने जाने वाले और प्रसिद्ध उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को फंसाने के लिए यह काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कई बार ये बात पहले कह चुके हैं। इस बात की अफवाह काफी दिनों से चल रही है कि अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया जी को किसी भी तरीके से किसी भी मामले में फंसाने की कोशिश जो है केंद्र सरकार करेगी और ये आपके सामने है। कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार कुणाल, पहले सिंगापुर दौरे को लेकर बवाल और अब आबकारी नीति को लेकर एलजी ने सीबीआई से सिफारिश की है। यह मामला कितना ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि कहा गया है कोरोना के दौर में लोगों की मदद करने के बजाय लोगों को फायदा पहुंचाया गया रिश्वत देकर। देखिए, बड़ा मामला है शुभांकर बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक तरीके से जो प्रशासनिक गड़बड़ी का मामला नहीं है, जैसा आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि एक तरीके से पॉलिटिकल यानी राजनीतिक तौर पर जो बदला लेने का भाव है वो इसमें दिखाई पड़ रहा है। और इसमें सीधे नाम जो मुख्य सचिव की जांच हुई है और उसके आधार पर जो अनुशंसा की है उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने, उसमें यह साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि जो 145 करोड़ की गड़बड़ी कहा गया है, ये उसमें उस रिपोर्ट में जिक्र है कि वो सीधे सीधे आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के कहने पर किया गया। तो अगर ये मामला वाकई इस तरीके का है जिस तरीके का आरोप लगाया गया है या जिस तरीके से जो शुरुआती जांच हुई है मुख्य सचिव की उसमें निकल करके आया है, तो मुश्किल है बड़ी मनीष सिसोदिया के लिए
क्योंकि मनीष सिसोदिया नंबर 2 मंत्री हैं सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के बाद, और 19 विभाग इस समय, खासतौर पर सत्येंद्र जैन जब से गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद 19 विभागों का जिम्मा है मनीष सिसोदिया पर। तो सिंगल हैंडेडली एक तरीके से सरकार इस समय चला रहे हैं मनीष सिसोदिया। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया का नाम सीधे इस रिपोर्ट में आना और जो अनुशंसा की गई है सीबीआई को, उसमें ये नाम डालना उपराज्यपाल की तरफ से, ये एक बड़ा गंभीर मामला बनता है। अब इसमें यही बात है कि क्या वाकई जो तमाम चीजें आई हैं क्या वो सीबीआई के पास भी उसी तरीके से जाएगी, या सीबीआई अगर उसमें जांच करेगी तो क्या उतनी ही गड़बड़ी पाती है, इस पर नजर रहेगी। कुमार, एक बार जरा हमारे दर्शकों के लिए आप ये समझा दीजिए कि जो ये 144 करोड़ का मामला आ रहा है, ये कहा जा रहा है कोरोना में लोगों को राहत नहीं प्रदान किया गया, बल्कि शराब माफियाओं को या लाइसेंस देने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए, रिश्वतखोरी हुई और उसके बाद में ये माफ कर दिया गया। ये पूरा विवाद क्या है, एक बार जरा दर्शकों को समझा दीजिए आप, ताकि उन्हें आसान भाषा में समझ में आ जाए। देखिए, मैं आपको समझाऊं कि पिछले साल लगभग अगस्त में, 1 साल पहले, ये जो पूरी एक्साइज पॉलिसी है उस पर मंजूरी दी गई थी। उसमें पूरी तरह से जो सरकार पहले शराब की दुकानें चलाती थी दिल्ली में, उसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया और एक तरीके से जोन के आधार पर लाइसेंस दिए गए। जैसे कि अगर मसलन अगर एक जोन में 20 दुकानें हैं तो वो एक कंपनी उसका पूरा 20 की 20 दुकानें चलाएंगी, इस तरीके से लाइसेंस दिए गए थे। उस समय जो उपराज्यपाल थे अनिल बैजल साहब, उन्होंने इस पूरी पॉलिसी को अपनी अनुमति दी थी, यानी उस पर मुहर लगाई थी। तो यानी ये एक मसला सिर्फ मनीष सिसोदिया बनाम वर्तमान उपराज्यपाल नहीं है, ये वर्तमान उपराज्यपाल बनाम भूतपूर्व उपराज्यपाल भी है, क्योंकि पुराने उपराज्यपाल अनिल बैजल साहब ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी हुई है। और अब जो उपराज्यपाल आए हैं वीके सक्सेना, वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो जांच पाई गई है उसमें गड़बड़ी है। तो ये एक बड़ा मसला है कि अगर गड़बड़ी थी तो क्या उस समय जो उपराज्यपाल, कुमार आप बने रहिए हमारे साथ, में आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक बड़ा आरोप यह लग रहा है कि जो यहां पर पैसा माफ किया गया या रिश्वत का पैसा मिला, उसे पंजाब चुनावों में लगाया गया था। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि रिश्वत का पैसा जो मिला वो पंजाब चुनावों में लगाने का आरोप है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एलजी ने एक्साइज नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की है और अब यह मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल सरकार पर यह आरोप है और उनके सबसे खासम खास मनीष सिसोदिया पर सीधे सीधे आरोप। बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है और ये सब भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी की देखरेख में हुआ है इस एक्साइज के अंदर, एक्साइज पॉलिसी के अंदर। हमने जो कंप्लेन करी थी और जो दस्तावेज हमारे पास है उसमें 3 मेजर चीजें हुई हैं इसके अंदर। पहली, टेंडर की शर्तों के हिसाब से कार्टेल अलाउड नहीं था और दस्तावेज कहते हैं कार्टेल हुआ है। टेंडर के हिसाब से ब्लैक लिस्टेड कंपनी अलाउड नहीं होती है, लेकिन दिल्ली के अंदर 2 जोन, मैं नाम ले रहा हूं, खाओ गली करके है, एक कंपनी है, उसको 2 टेंडर दिए गए, 2 जोन दिए गए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलाउड नहीं है रिटेल सेक्टर के अंदर, लेकिन यहां पे नियमों को धत्ता देते हुए उनको, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल का सेक्टर दिया गया। और ये सब कुछ बहुत बड़ा घोटाला इस दिल्ली की सरकार ने किया है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार कट्टर बेईमान सरकार है। यह शिकायत मैंने सीबीआई को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक्साइज पॉलिसी के ऊपर दी थी। आज गवर्नर साहब ने जो इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट की है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं उनको भी और दिल्ली और देश के लोगों को, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये एक्साइज पॉलिसी टेलर मेड थी, कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने चहेतों को काम दिया और यहां तक उनके लिए 12% प्रॉफिट तय किया ताकि 6% उसमें से लिया जा सके। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। अरविंद केजरीवाल के मंत्री और जिन जिन लोगों ने पैसा लिया था अब बहुत जल्दी तिहाड़ जेल में दिखाई देंगे। वही आपको बता दें कि राघव चड्ढा इस विषय पर कुछ कह रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं और सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। खाली हुआ तो आम घरों का खजाना तो और खाली हो गया। लेकिन अब जब महामारी थम गई तो अब हमें राहत दे दो, अब 40-50 रुपए कम कर दो डीजल पेट्रोल के भाव। लेकिन सरकार नहीं कर रही। सरकार अपना खजाना बनाई जा रही है ताकि अपने ऐशो आराम में और अपने अमीर दोस्तों को और अमीर बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाए। जी सर, इन इंग्लिश।
I had asked a question to the government of India as a member of parliament from the upper house as to how much excise duty has been levied and collected by the government of India on. तो राघव चड्ढा तमाम विषयों पर अपनी राय देते हुए कुमार कृणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, मुझे अरविंद केजरीवाल का एक बयान याद आता है जिसमें उन्होंने हाल फिलहाल में कहा था कि अगस्त के महीने में मनीष सिसोदिया को बीजेपी वाले गिरफ्तार करवा लेंगे, और ये बयान काफी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहा था। कहा क्या शक्ल से चोर लगता है, शायद विधानसभा में उन्होंने ये कहा था। अब जुलाई के महीने में जब हम बात करें और ये केस सीबीआई को रेफर करने की बात आ रही है, एलजी इस तरह से कह रहे हैं, आरोप गंभीर लग रहे हैं, बीजेपी कह रही है देखिए पंजाब चुनावों में इसका इस्तेमाल किया गया, तो ये क्या कोई कड़ी है? क्या एहसास पहले से था कि ऐसी कोई कार्रवाई एलजी कर सकते हैं? क्योंकि अब यह मामला काफी गंभीर हो चुका है। देखिए, जांच की आंच तो पहले से थी, क्योंकि बीजेपी लगातार इस मसले को उठा रही थी, कांग्रेस भी उठा रही थी, और इसलिए ये कहीं ना कहीं आशंका थी अरविंद केजरीवाल साहब के मन में भी, और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि उन्होंने ये बयान भी दिया था कि अगला टारगेट जो है वो मनीष सिसोदिया। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं। आदेश जी, गंभीर आरोप लगाए गए हैं आपकी पार्टी की तरफ से। हालांकि केजरीवाल कह रहे हैं कि यह बदले की भावना से किया जा रहा है, लेकिन जो ये आरोप है इनमें कितना दम है, और अगर है तो फिर आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं शुभंकर जी माननीय उपराज्यपाल जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के नागरिक ये डिमांड कर रहे थे कि दिल्ली की जो नई शराब नीति उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, शराब माफिया को फायदा पहुंचाया गया गलत तरीके से, और दिल्ली सरकार उसमें लिप्त रही है। मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के इस मामले को उजागर करने के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अभी हाल ही में नई शराब नीति में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है, शराब माफिया से उन्होंने मिली भगत की है, लेकिन अभी हाल ही में 14 जुलाई को उन्होंने कैबिनेट के अंदर 500 करोड़ के आसपास शराब माफियाओं को छूट दी है। इसके साथ ही 30 करोड़ रुपए एक शराब माफिया का टेंडर फीस को टेंडर लेने के बाद भी वापस किया है, और इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर उसको जो बाहर से शराब आती है विदेशों से उसमें 50 रुपए प्रति बोतल उसको कमी की है। ये अभी लेटेस्ट है 14 जुलाई। राहत के पीछे क्या मंशा है सर? ये जो राहत दी गई है, क्या लगता है क्या मंशा है इसके पीछे? राहत के पीछे सीधा साधा भ्रष्टाचार है, शराब माफिया को फायदा पहुंचाना। आप बिजली की तो दरें बढ़ा रहे हैं क्योंकि बिजली कंपनी को फायदा पहुंचाना है, दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है। इधर शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए उनको गवर्नमेंट के खाते से जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू आना चाहिए उसके लिए उनको सब्सिडी दी जा रही है, शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने 21 ड्राई डे थे और उन 21 ड्राई डे को घटाकर 3 किया, और वो 18 ड्राई डे में हजारों करोड़ रुपए की शराब जो बिकेगी उसका फायदा उनको ज्यादा मिलेगा। तो लगातार वो शराब माफियाओं के दबाव में संरक्षण में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो शराब माफिया इनको पंजाब में शराब भी दिलाते हैं और शराब बांटने के लिए पैसे भी देते हैं। नहीं, वही शराब माफिया आम आदमी पार्टी को दूसरे राज्यों में पहुंचा रहा है। आदेश जी देखिए, एक सवाल आम आदमी पार्टी बार बार ये पूछती है कि जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग, क्या उसमें कोई तथ्य आपके पास है कि पंजाब में भी उनको फायदा पहुंचाया गया, बाकी राज्यों में? और दूसरा वो कहते हैं कि देखिए आप लोग दिल्ली सरकार के पीछे पड़ गए, चाहे सिंगापुर जाने की बात हो वहां भी एलजी साहब ने कहा नहीं जरूरत है, और यहां पर भी तो सरकार पर आप लोग निशाना साध रहे हैं, ऐसे आरोप आप पर लगा रही है आम आदमी पार्टी। अभी आम आदमी पार्टी मुखिया गुजरात के मुख्यमंत्री जी वो बोल क्या है कि हम यहाँ शराबबंदी जो लागू है उसको सही तरीके से लागू करेंगे। आप दिल्ली में तो शराब बेच रहे हो, 250 दुकानों की 1000 कर दिया आपने ठेके। आप पंजाब में कह रहे शराब बंदी कर देंगे और दिल्ली में आप शराब ज्यादा बिकवा रहे हैं। तो ये जो दोहरा मानदंड है, ये जो डबल चेहरा है केजरीवाल का, ये जहां जाते हैं वैसी बात करते हैं लेकिन बाद में फिर वही हो जाते हैं। यही मुख्यमंत्री अपनी स्वराज आंदोलन में अपनी पुस्तक में लिखते हैं, कोई शराब की दुकान हम नहीं खुलने नहीं देंगे। लेकिन अब बिना RWA, बिना महिला संगठनों की अनुमति के अनऑथराइज कॉलोनी में दुकानें खोल दी, उन्होंने गली मोहल्लों में दुकानें खोल दी। तो ये पूरी तरह से शराब माफिया के दबाव में काम कर रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें इन्हें भी आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदेश गुप्ता जी। आपने
हमसे बातचीत की। और आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, जो लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने राहत दी शराब माफिया को और उसके बदले भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से अब यह मामला एलजी ने सीबीआई को रेफर करने की बात कही है। ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन इस खबर के अलावा एक और बड़ी खबर है जिसका जिक्र ब्रेकिंग न्यूज में करना जरूरी है। वो है गुजरात चुनावों से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीप ठाकुर के बयान पर बवाल मच गया है। ठाकुर के बयान से भड़के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर देर रात हमला बोल दिया और कांग्रेस ऑफिस पर हज हाउस लिख दिया। वहां पर बैनर लगा दिए जिसमें साफ साफ लिखा गया कि कांग्रेस दफ्तर का नाम जीपीसीसी से बदलकर हज हाउस किया गया है। दरअसल जगदीश ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि देश की तिजोरी पर पहला हक देश के अल्पसंख्यकों का है। कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के बयान के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के जरिए कांग्रेस दफ्तर पर हज हाउस लिख दिया गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुजरात बजरंग दल के अध्यक्ष ज्वलित मेहता। उन्हीं से बात करते हैं। ज्वलित भाई, ये बताइए, आप लोगों ने हज हाउस लिख दिया कांग्रेस दफ्तर के बाहर। 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर का एक बयान आया था कि ये देश की संपत्ति पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो हमारा विरोध रहा है क्योंकि हिंदू समाज इससे बहुत उसको आघात लगा है और पिछले 70 सालों से कांग्रेस इस तुष्टीकरण की राजनीति जो कर रही है और वो भुगत भी रही है। और अभी जिस प्रकार देश भर के अंदर जो माहौल चल रहा है, धर्म के नाम पे लोगों के गले काटे जा रहे हैं, ऐसे माहौल में भी अगर कांग्रेस ये बयान दे रही है तो ये इनडायरेक्टली आतंकवाद को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रही है। और दूसरी बात कि कांग्रेस को भी अभी आंख खोलने की जरूरत है। पिछले 70 साल से कांग्रेस जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रही है उससे पूरे देश भर के अंदर, जब कांग्रेस की सरकार रहती थी हर एक स्टेट के अंदर, आज सिर्फ 2 स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकारें बची हुई है। तो अभी भी कांग्रेस के पास वक्त है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से दूर हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात में चुनाव आ रहे, इसलिए इस तरीके की राजनीति, आप लोग इस तरीके की हरकत की जा रही है। देखिए, जगदीश जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो उनका चुनावी जो रंग लाने का कोई महत्व हो सकता है, परंतु बजरंग दल ने जो कार्य किया है वो हिंदू धर्म की जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनको जो आघात लगा है, उनको जो ठेस पहुंची है कि सबसे पहले हक जो मुसलमानों का बताया गया है उसका विरोध किया है हम लोगों ने। और कोई इसके अंदर कोई राजकीय बात है नहीं। बिल्कुल। तो ये थे बजरंग दल के जो अध्यक्ष है, वो उनका कहना है कि जिस तरीके का बयान जगदीश ठाकुर का आया है उससे वो लोग काफी आहत हुए हैं और इसीलिए कांग्रेस दफ्तर का नाम उन्होंने हज हाउस कर दिया। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। आपको बता दें कि इस विवाद में वीएचपी का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या बातें रखी गई हैं, एक बार हम आपको वो भी सुनाते हैं। हिंदुओं को सदा से 2 दर्जे का नागरिक बना के मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चलने वाली कांग्रेस आज फिर दोबारा से बेनकाब हो गई है। जो बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहा करते थे, उस बात को कांग्रेस के गुजरात अध्यक्ष ने दोहराया है। इसका मतलब साफ है कि अभी भी उस जिहादियों की तुष्टीकरण और जो गलाकाट गैंग के साथ में कांग्रेस आज भी खड़ी हुई है। इस बात को पहचानना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता अब उस सारी गलाकाट गैंग और उसके रिश्तेदारों को, उसको पनाह देने वालों को और कांग्रेस की कोख में जन्मे जितने भी सेकुलर बिरादरी के नेता हैं और पार्टियां हैं, उनको बेनकाब करके रहेंगे।